आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24। दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, जिसमें 20 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 2019 में भी महाराष्ट्र के प्रभारी थे भूपेंद्र यादव जी और आज भी महाराष्ट्र के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर वो लगातार सक्रिय हैं और पूरी नज़र महाराष्ट्र के चुनाव पर उन्होंने बना रखी है। सर, महाराष्ट्र का एक चुनाव होने जा रहा है। 2019 में भी आप प्रभारी थे और इस बार भी प्रभारी है, क्या उम्मीद की जा सकती है? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और महायुति के प्रति बहुत अच्छा वातावरण बना है। महाराष्ट्र के विकास को लेकर आज ही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने लागू किया है और संकल्प पत्र में हमने महाराष्ट्र को एक बड़े आर्थिक व्यवस्था के रूप में देश का नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प किया है। प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और उसमें $1 ट्रिलियन महाराष्ट्र की तरफ से इसका संकल्प व्यक्त किया है। महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब और सेंटर बनाने का काम, किसानों के लिए विशेष रूप से माफ़ी और एमएसपी जैसे विषयों को जमीन पर लाने के कार्य को हमने अपने संकल्प पत्र में व्यक्त किया है। मैं जो अभी देख रहा हूँ, लोगों के मन में काफ़ी सकारात्मक परिणाम है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार बनने जा रही है। सर, गठबंधन भी है, 3 पार्टी आपके साथ है, 3 कांग्रेस के साथ है, तो गठबंधन को लेकर क्योंकि बीजेपी वहाँ बड़ा संगठन है और बीजेपी ने ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार जिताए हैं, तो इसका कितना लाभ मिलेगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि हम महायुति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तीनों दल इकट्ठा मिलकर के कैंपेन चला रहे हैं, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार सर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है निर्दलियों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि 2014 के चुनाव में निर्दलीय ज़्यादा जीत के आए थे, तो इस पर 2024 के चुनाव में महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलेगा जी। कोई विशेष मुद्दा महाराष्ट्र के लिए जो आपने? नहीं, इस समय मुद्दा जो है वो महाराष्ट्र के विकास का है, महाराष्ट्र के गौरव का है और डबल इंजन सरकार से विकास की गति को आगे बढ़ाने का है। 10 सालों में लोगों ने बॉम्बे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलते हुए देखा है, महाराष्ट्र राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलते हुए देखा है, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सिंचाई योजनाओं को बढ़ते हुए देखा है। इन सारे मूल मुद्दों को हम आगे लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। उड़ीसा में कमल खिलाया, गुजरात के भी आप प्रभारी रहे, बिहार के भी रहे, अब महाराष्ट्र क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ बड़ा स्टेट है, इसको लेकर मोदी जी भी, अमित शाह जी भी लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं, तो सर कोई विशेष रणनीति? महाराष्ट्र एक बड़ा प्रदेश निश्चित रूप से है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी भी है। देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बड़ा योगदान महाराष्ट्र का रहता है और आपको जानकर खुशी भी होगी कि ये जो महायुति की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और अजीत दादा के नेतृत्व में, तो देश में सर्वाधिक विदेशी निवेश पिछले वर्ष महाराष्ट्र में हुआ है। ये इस बात को दर्शाता है कि शासन की स्थिरता, निरंतरता ये महायुति की सरकार में है और लोग ये जानते हैं कि आर्थिक विकास के इस दौर में भारत की आर्थिक राजधानी को आगे बढ़ाना है तो महायुति की सरकार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ मिलकर डबल इंजन के रूप में महाराष्ट्र के आर्थिक विकास में को आगे बढ़ाएगी और देश की आर्थिक समृद्धि में भी योगदान देगी। राजस्थान की बात करें सर, उपचुनाव चल रहे हैं और आपके लोकसभा क्षेत्र रामगढ़ में भी उपचुनाव है, तो रामगढ़ का चुनाव काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है और आप भी यहाँ लगातार व्यस्त समय से निकाल कर आ रहे हैं, तो क्या स्थिति अब आपको नजर आ रही है 2 दिन बाद चुनाव? रामगढ़ में मैं सभी कस्बों में गया हूँ, सभी क्षेत्रों में गया हूँ, पंचायत समितियों में गया हूँ। लोगों के मन में जो मैं एक उत्साह देख रहा हूँ, महिलाओं को जो आशीर्वाद देते हुए देख रहा हूँ, नौजवानों को जो समर्थन देते हुए देख रहा हूँ और किसानों का जो मेरे को एक भरपूर स्नेह मिल रहा है, समाज के सभी वर्गों में जाने के बाद मैं बहुत निश्चिंता के साथ कह रहा हूँ कि रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई सुखवंत सिंह जी रामगढ़ की जनता का आशीर्वाद लेकर के विजयी बनने जा रहे हैं। आपके सांसद बनने के बाद ईआरसीपी को लेकर भी आज सीएम ने घोषणा की है कि रामगढ़ भी उससे जुड़ेगा, तो इसका फायदा? जब हमने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था तब हमने कहा था कि ईआरसीपी की डीपीआर में रामगढ़ नहीं है, हम उसको लेकर के आएंगे और मुझे ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने संशोधित डीपीआर में रामगढ़ को शामिल करने का प्रयास किया है। उन्होंने वो योजना भी बनाई है कि हमारी जो रामगढ़ में रूपारेल नदी है उसमें पानी है, उसका पुनर्जीवन हो
और किसानों को निश्चित रूप से उन सिंचाई सुविधाओं का लाभ देने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। बगड़तराय पर एसटीपी का भी प्लांट का उद्घाटन किया था, काफ़ी साल से लंबे समय से बंद पड़ा था। कांग्रेस के समय में तो इसके टेंडर के पैसे को भी खा लिया गया, ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया गया, जिसके कारण ये चीज़ बंद थी। मैं जब लोकसभा में गया भी था तो बगड़तराय में मैंने कहा था भाई आपके गांव में पगड़ी आके तभी बांधूंगा जब इसको मैं शुरू करा दूंगा। अभी हम लोगों ने इसको शुरू कराया, एसटीपी प्लांट को भी शुरू कराया, लेकिन इसको और आगे बढ़ाकर पूर्णता की ओर और सफलता की ओर ले जाने का काम हम भविष्य में करने वाले हैं। अंतिम सवाल सर, 13 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, मतदाताओं को चैनल के माध्यम से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? अधिक से अधिक मतदान करिए,